गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बहुत गहरा संबंध होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि V बराबर होता है माइनस के वेक्टर ई डॉट वेक्टर क्या होगा dr। तो इसके मदद से हम दो चीज कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं, या अगर पोटेंशियल दिया है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन इस टाइप का देता है आपके एग्जाम में कि पोटेंशियल दे देता है बच्चा। जैसे मान लिख देगा कि V बराबर 3x स्क्वायर वाई और दे देगा कि 4xy z मान लेके दे दिया गया। अगर देगा कि एक पॉइंट है A बेटा, जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 0 और 3। अगर देगा कि पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कीजिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट A, उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, या इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका। इसके लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको बता दें कि चार्ज, जो फ्लो ऑफ चार्ज है, फ्लो ऑफ चार्ज या जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है। अगर चार्ज केवल दिया जाए तो चार्ज ये डिसाइड नहीं करता है कि करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा मैं दो कंडक्टर दूं और कहा जाए कि एक पर प्लस के 70 कूलम का चार्ज है और एक पर प्लस के 30 कूलम का चार्ज है। अगर दोनों को मैं कनेक्ट कर देता हूं तो बताइए कि चार्ज फ्लो करेगा ए से बी की तरफ कि बी से ए की तरफ। तो इसका हम जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अमाउंट ऑफ चार्ज ये डिसाइड नहीं करता है कि करंट किधर फ्लो करेगा। करंट किधर फ्लो करेगा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है बेटा। जैसे मान लीजिए कि एक सबसे अच्छा कंसेप्ट पर जान लीजिए कि किसी कंटेनर में अगर मान ले कि मैंने लिक्विड ले लिया, तो ध्यान रखना अमाउंट ऑफ लिक्विड इन ए कंटेनर, अमाउंट ऑफ लिक्विड इन ए कंटेनर, किसी भी बर्तन में लिक्विड की जो मात्रा है ना बेटा, वो समझना कि चार्ज है, यह इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह ट्रीट करता है। और उस कंटेनर में जो लेवल आएगा ना बेटा, जो लेवल आएगा वही होता है इलेक्ट्रिक क्या होगा, पोटेंशियल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर मान किसी बर्तन में आप पानी लोगे तो उसमें एक लेवल आ जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी भी बॉडी को आप चार्ज देते हो बेटा, चार्ज दोगे तो उसके आसपास एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जनरेट हो जाता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिस्पॉन्सिबल होता है टू डिसाइड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के जिम्मेदार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है बेटा ना। जैसे इस तरह का मान लिखा जा कि लिक्विड के फ्लो को डिसाइड कौन करता है, तो लिक्विड जो होता है फ्लो करता है बेटा, वो हमेशा और हमेशा आपका लिक्विड फ्लो करेगा हाई लेवल से किधर, लो लेवल की तरफ। जैसे मान लीजिए बेटा ये हाइट h1 है और इसकी हाइट क्या है, h2 है। और देखो अगर h1 बड़ा है किससे, h2 से, तो हमारा लिक्विड इसमें क्या करेगा, फ्लो करने लगेगा, लिक्विड फ्लो करने लगेगा। तो लिक्विड जब फ्लो करता है उसके रिस्पॉन्सिबल है स्लोप होना चाहिए, ढाल होना चाहिए। जब स्लोप रहेगा तभी हमारा लिक्विड फ्लो करेगा। एकदम सेम ऐसे ही फिनोमिना, अगर इसमें और भी कोई पॉइंट अगर मान ले कि ले लेते हैं हम लोग, या मान ले कि H3 ले लेते हैं और यहाँ पे H4 ले लेते हैं, तो इनमें क्या होगा, H1 बड़ा होगा किससे, H3 से बड़ा होगा, H4 से बड़ा होगा किससे, H2 से। एकदम ऐसे ही करंट का भी होता है बेटा, करंट भी बिल्कुल सेम तरीके से फ्लो करता है। जैसे मान लीजिए बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जिस तरीके से करंट को, लिक्विड को फ्लो करने के लिए क्या होना चाहिए, एक स्लोप होना चाहिए, वैसे ही करंट को फ्लो करने के लिए भी एक स्लोप होना चाहिए। वो स्लोप होता है पोटेंशियल डिफरेंस का स्लोप होना चाहिए। अब इसमें मान लेते हैं कि पॉइंट है बेटा, देखो इसमें एक पॉइंट है, यहाँ पर V1 है, यहाँ एक पॉइंट है V2 है, यहाँ एक पॉइंट है V3 है, यहाँ एक पॉइंट है वो V4 है। एकदम वैसे ही V1 बड़ा होगा V2 से, बड़ा होगा V3 से, बड़ा होगा V4 से। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है।
एक बात याद रखना, जैसे जिस डायरेक्शन में लिक्विड फ्लो कर रहा है, अगर उस डायरेक्शन में चलोगे तो हाइट क्या होती है, डिक्रीज करती जाती है। एकदम वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो करता है। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उस डायरेक्शन में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा। सिंपल मीनिंग बता दें, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। जैसे अगर एक क्वेश्चन इस पर लिया जाए, जैसे मान लो बेटा इस तरीके से, अगर मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें एक हम एक कोई फिगर ले लेते हैं, मान लेते बेटा ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब पूछा जाए इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आप जानकारी दीजिए। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पॉइंट सबसे पीछे होगा ना उसका पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होता है। यानी तो किस तरह होगा, वी ए बड़ा होगा किससे, वीबी के, और बराबर होगा किसके, वीसी के। क्योंकि बी और सी ये दोनों बिल्कुल क्या है, माने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ना आगे है ना पीछे, बिल्कुल सेम पर है। तो पॉइंट बी और पॉइंट सी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिल्कुल बराबर होता है। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर पोटेंशियल डिक्रीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ओके, एक और जानकारी मैं दे दूं थोड़ा सा हल्का सा। जैसे मान लो कि अगर प्लस के क्यू चार्ज है बेटा, प्लस के क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज से यदि हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ड्रॉ करते हैं, प्लस क्यू चार्ज है और यहां एक पॉइंट है ए और यहां एक पॉइंट है बी, पूछा जाए किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो देखो कंसेप्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यानी अगर मैं इधर जाऊंगा तो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि पॉइंट बी का पोटेंशियल कम होगा और ए का ज्यादा होगा, यानी कि भी ए बड़ा होगा किसके, भी बी के। लेकिन वहीं पर अगर मान लीजिए कि माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, वह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, वो तो इनफाइनाइट से पॉइंट की तरह आता है। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर यहां पॉइंट लिया जाए, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी लिया जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आने पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यानी अब यहां पर भी ए का मान छोटा हो जाएगा किससे, भी बी से। एक कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। इस कंसेप्ट को एकदम दिमाग में छाप लो बेटा, है ना। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, यहां एक पॉइंट है मान ले कि V1, यहां एक पॉइंट है मान लेते हैं V3 और यहां एक पॉइंट है आपका V2। तो ध्यान रखना V1 बड़ा होगा V3 से, बड़ा होगा V2 से। इस कंसेप्ट को दिमाग में रखना है। यानी कि ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग, ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर मान ली इसमें एक पॉइंट है A, इसमें एक पॉइंट है B, तो अगर पूछा जाए कि VA चूंकि बड़ा होगा VB से, तो अगर मैं डेल्टा V निकालूं तो VB माइनस के VA वह किसमें होगा, नेगेटिव में हो जाएगा, नेगेटिव में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर A से B की तरफ अगर जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो डेल्टा V निकालोगे, डेल्टा V यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि V फाइनल माइनस के V इनिशियल, तो वो किसमें होगा बेटा, नेगेटिव में हो जाता है। इसलिए जब फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे तो हम लोग को फार्मूला मिलेगा डेल्टा V बराबर माइनस के वेक्टर के E डॉट वेक्टर के dr। इस पर हम लोग चर्चा करने वाले, इस फार्मूले का डेरिवेशन हम लोग समझेंगे। अभी यहां पर समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनेशन और उसका एक सिंपल एक फार्मूला, और तब बहुत डीपली स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन पर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक डिफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर मैं इसको हिंदी में एक बार लिख दूं तो इसका नाम होता है बेटा वैद्युत विभव। इसका हिंदी नाम वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसका फार्मूला होता है V बराबर W/Q0। बहुत अच्छी डिफिनेशन है, पर डिफाइन कर लेते हैं इसको। क्या है ये? मान लो बेटा वो एक पॉइंट है जिस पर प्लस Q चार्ज है। हम जानते हैं कि हर चार्ज के चारों तरफ इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और जहां फील्ड खत्म होता है उसको हम इंफिनिटिव मान लेते हैं। ये इंफिनिटिव है। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, और मुझे पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। तो इसकी डिफिनेशन देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनेशन क्या है? क्या है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट विच इज सिचुएटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से P तक लाने में जो वर्क डन होगा, उसी वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना बेटा, अगर मान ले कि हमारा जो Q0 है वह इनफाइनाइट पर है, तब तो कोई फोर्स काम नहीं करेगा। लेकिन जो ही Q0 इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, अब हमारा जो प्लस Q है या टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल कर देगा, ढकेल देगा। इसका मीनिंग कि टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से P तक लाने के लिए मुझे प्लस Q के रिपल्सन के विरुद्ध वी हैव टू डू वर्क, हमें काम करना पड़ेगा। अरे भाई Q0 इनफाइनाइट से P तक आना चाहता है, अब प्लस के Q टेस्ट चार्ज को आने नहीं देना चाहता है। इट मींस Q0 को, मैं टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से P तक लाने के लिए हमें फोर्स लगाकर डिस्प्लेसमेंट करना होगा। आप जानते ही हो, फोर्स लगाकर किसी को डिस्प्लेसमेंट करना ही वर्क डन है। यानी कि टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से P तक लाने के लिए वी हैव टू डू वर्क डन, और उसी वर्क डन में टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाएगा। लेकिन ये इतना सिंपल काम नहीं है, इतना सिंपल काम नहीं है कि टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से P तक लाने के लिए वर्क निकालना। इट इज नॉट इजी। क्यों इजी नहीं है? क्योंकि वर्क निकालने का हमारे पास फार्मूला है FD cos थीटा, एंड ये वैलिड नहीं है। ये इस फार्मूले से आप इस समस्या को सॉल्व नहीं कर सकते हो, बिकॉज FD cos थीटा तब लगता है, तब काम करता है जब हमारा ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट हमारा फोर्स क्या है, कांस्टेंट हो। ये फार्मूला तब लगेगा जब मान लो कोई बॉडी है बेटा, इस पर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गई, आगे बढ़ गई, यहां बॉडी आ गई, अभी भी फोर्स इस पर कितना है, 10 न्यूटन का ही है, और बॉडी आगे गई, यहां फोर्स कितना है, 10 न्यूटन है। पूरे डिस्प्लेसमेंट के दौरान अगर जो फोर्स है वह कांस्टेंट है, तब हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, W बराबर FD cos थीटा, और उसकी मदद से हम वर्क डन क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट के दौरान अगर फोर्स का अमाउंट क्या हो, घटने लगे या बढ़ने लगे, यानी कि चेंज होने लगे, जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी है, यहां फोर्स लगा कितने का, 10 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें, आगे जाने पर फोर्स का मान कितना हो गया, 8 न्यूटन हो गया, और आगे गई बॉडी और इस पर फोर्स कितना हो गया, 3 न्यूटन हो गया। तब इस वर्क को ये वाला फार्मूला सॉल्व नहीं कर सकता है। यानी हमें कुछ ऐसे ही करना है, इसलिए कि जब भी हमारा टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट से P तक आएगा, तो अलग अलग पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज होगा वो अलग अलग फोर्स को रियलाइज करेगा। क्योंकि कुलम्बिक जो फोर्स होता है, कुलम्बिक फोर्स F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जो कुलम्बिक फोर्स होता है वो तो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अगर R की वैल्यू चेंज होगी तो फोर्स भी चेंज होगा। इट मींस अगर टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट से P तक आएगा तो उसकी डिस्टेंस अलग अलग पोजीशन पर क्या होगी, अलग अलग होगी। माने R का मान हमेशा क्या होगा, चेंज होगा, और R चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होगा। इट मींस
अगर टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट से पी तक आएगा तो अलग अलग पॉइंट पर वो अलग अलग फोर्स को रियलाइज करेगा। यानी वी हैव टू फाइंड वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स। और अगर फोर्स का मान समय के साथ साथ बदल रहा है तो उसको फाइंड आउट करने, वर्क निकालने का जो फार्मूला होता है वह होता है वर्क बराबर इंटीग्रेशन एफ इंटू डी एक्स। ये जो फार्मूला होता है इसकी मदद से हम वर्क निकाल सकते हैं। तो वर्क निकालने का सबसे अच्छा फार्मूला है W बराबर इंटीग्रेशन एफ इंटू डी एक्स। इसमें क्या कब यूज कर सकते हैं? अगर फोर्स कांस्टेंट है या फोर्स अगर वेरिएबल है, ये दोनों पर काम कर सकता है। तो टू फाइंड द वर्क डन वी विल यूज द इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड से हम वर्क डन को निकालने वाले हैं। ओके बेटा, चलिए वर्क निकाल लेते हैं फटाक से। देख लीजिए, एकदम सिंपल डेरिवेशन है। ये प्लस क्यू एक पॉइंट है O, और ये है बेटा इंफिनिटिव, और उसके अंदर R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, और मुझे पॉइंट P पर क्या चाहिए बेटा? वर्क चाहिए। कैसा वर्क? वर्क लाना है कि टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से P तक आपको ले आना है। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, इनफाइनाइट पर पोटेंशियल क्या माना जाता है? जीरो माना जाता है। ऐसा क्यों प्रूव हो जाएगा? इसको सॉल्व करने के लिए एक काम ये कर दीजिए, मैंने इसमें छोटा सा एक स्ट्रिप ले लिया dx बहुत कम है, dx अप्रोचिंग जीरो। dx इतना छोटा है कि अगर टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक ले जाया जाए तो लगभग फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ठीक है, अब चलिए, और ये कितना दूरी पर है बेटा? यहां से लेकर यहां तक ये है बेटा x डिस्टेंस पर। मान ली कि टेस्ट चार्ज यहां पर रखा गया है ना। अब इनके बीच में कितना फोर्स काम करेगा? तो फोर्स हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये होगा Q बटा Q 0, और भाई क्या होगा बेटा? x स्क्वायर। और वर्क निकाल लीजिए, तो वर्क बराबर होगा, वर्क कहां से ला रहे हैं आप इसको? इनफाइनाइट से अब P तक ला रहे हो, तो इनफाइनाइट माने इनफाइनाइट से लेकर आप P तक ला रहे हो तो लगेगा माइनस, क्योंकि आप जानते हो ना अभी डेल्टा V, अभी आप पढ़े हो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर आप A है और ये क्या है बेटा B, और अगर आप निकालते हैं VB माइनस के VA तो किसमें होता है? नेगेटिव में होता है ना, इसलिए माइनस, और क्या हो जाएगा बेटा? F इंटू क्या होगा? dx हो जाएगा। अब हो जाएगा इंटीग्रेशन, अगर माइनस को हटाना, अच्छा डिस्टेंस कितना है? माइनस इनफाइनाइट से लेके कहां तक? R तक, क्योंकि जो P की डिस्टेंस है वो कितना है? R है बेटा, और ये हो जाएगा F और इंटू क्या हो जाएगा? dx। इंटीग्रेशन का एक रूल है, अगर इसको चेंज कर दूं, अगर R नीचे कर दूं, इनफाइनाइट ऊपर कर दूं, तो इसका साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अभी होगा बेटा F इंटू क्या हो गया? dx। F का मान रख दीजिए, तो इंटीग्रेशन R से लेकर इनफाइनाइट तक, और F का मान है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा Q 0 बाई x स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। अब इसको सॉल्व कर दूंगा, वर्क हम लोग का क्या होगा? निकल जाएगा। क्योंकि पोटेंशियल क्या है बेटा? तो पोटेंशियल की डिफिनेशन पढ़े हो कि V बराबर W बाई क्या होता है? Q0। यानी कि अगर किसी भी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से P तक लाने में जो वर्क होगा, उस वर्क डन में अगर टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको निकल जाएगा। दैट्स वाई हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर वर्क निकालेंगे, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटिव टू अ पॉइंट विच इज सिचुएटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें V की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। V का क्या होगा बेटा? यूनिट क्या होगा? जूल पर कूलम। जूल पर कूलम इक्वल्स के वोल्ट होगा। अब V एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी अगर नेट पोटेंशियल निकालना है, नेट पोटेंशियल अगर निकालना है बेटा, नेट पोटेंशियल, तो सारे पोटेंशियल को हम लोग क्या करेंगे? विथ साइन क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इसमें डायरेक्शन में कोई रोल नहीं है। ये क्वेश्चन और आपके आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस उसको हल कर दीजिए बेटा, वर्क डन हम लोग का निकल जाएगा। और वर्क डन निकल जाएगा तो उसमें Q0 से भाग दे दोगे तो V की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। V की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। और मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसके आगे मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं बेटा, ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए, तो W बराबर कांस्टेंट बाहर निकाल लो, Q 0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R से लेके इनफाइनाइट तक,
1/x² एंड dx। सॉल्व करिए तो क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन r से लेके इनफाइनाइट तक और x के पावर -2 और क्या होगा बेटा dx। इंटीग्रेशन का फार्मूला सबको पता होगा। इंटीग्रेशन का एक फार्मूला होता है कि अगर x के पावर n dx तो क्या होता है x के पावर n+1 और नीचे होगा बेटा n+1, n डज नॉट इक्वल -1, n की वैल्यू -1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। जैसे कहा जाए कि अगर x के पावर 4 का इंटीग्रेशन कीजिए तो क्या होगा बेटा x की पावर 4+1 और नीचे 4+1 यानी हो जाएगा x के पावर 5/5। इसमें कांस्टेंट c जोड़ेंगे, अलग बात है। अच्छा, x के पावर -2 का करना है इंटीग्रेशन तो क्या करोगे इसको q नॉट और ये होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका इंटीग्रेशन कर दो बेटा, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। मैं यहां दिखा देता हूं इसका इंटीग्रेशन। अगर मैं उसका इंटीग्रेशन कर दूं यहां पर और समझिएगा बेटा, देखो देखिए इंटीग्रेशन देखो, जैसे x के पावर -2 का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो क्या हो जाएगा x के पावर -2+1 और नीचे होगा -2+1 यानी x के पावर -1 और नीचे होगा -1 दैट इज -1/x। ये होगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, तो x के पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा बेटा -1/x और लोअर लिमिट r और अपर लिमिट इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस माइनस को बाहर निकाल लीजिए। माइनस को बाहर निकालोगे तो माइनस के क्यू 0 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/x फ्रॉम r टू इंफिनिटी। पर रखेंगे अपर लिमिट फिर बाद में लोअर लिमिट तो होगा माइनस के क्यू 0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये होगा बेटा अपर लिमिट। अपर लिमिट माने 1/∞ माइनस 1/r और आप जानते हो कि 1/∞ की वैल्यू 0 होती है तो हो जाएगा बेटा माइनस के क्यू नॉट और बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये होगा बेटा 0 माइनस 1/r। इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड हो जाएगा क्यू 0 और बाई r। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये वर्क डन निकल गया, ठीक है ना। ये वर्क डन आ गया कि अगर मैं टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से p तक लाऊंगा तो इतना वर्क डन हमको करना पड़ेगा। ओके बेटा, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, ठीक है, डन कर लिए होंगे। अब चलिए इसको आगे सॉल्व कर दें। तो हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर W/Q0 हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा Q नॉट बाई R में डिवाइड कर दीजिए बेटा Q नॉट से तो हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दैट इज Q/R। ये रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि V जो है 1/R के साथ इनवर्सली रिलेशन बनाएगा। ग्राफ कैसे मिलेगा बेटा? इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा हाइपरबोलिक। क्या बनेगा? हाइपरबोलिक ग्राफ। हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा, ठीक है बेटा। हाइपरबोलिक ग्राफ आपका बनने वाला है। हाइपरबोलिक ग्राफ कैसे बनेगा? हाइपरबोलिक ग्राफ अगर मैं दिखाऊं, ये अगर V है बेटा और ये अगर R है तो उसके रेस्पेक्ट में हम लोग का ग्राफ ऐसे बन जाएगा। ये है आपका V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। ठीक है, अगर दोनों ग्राफ को एक साथ खींचा जाए E और V को, तब हम बता सकते हैं कौन पैराबोलिक है और कौन हाइपरबोलिक है। मैं दोनों ग्राफ अगर एक साथ खींचू बेटा तो ऐसे ग्राफ हमको मिलेगा। देखो ध्यान से, अगर V या E को रिप्रेजेंट करे और ये R है और दोनों ग्राफ को अगर एक साथ खींचा जाए, देखिए, ठीक है, इस तरह से ग्राफ मिलेगा। तो जिस ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा, क्योंकि हम जानते हैं देखो कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R है, जबकि सॉरी यस और यहां से थोड़ा सा बेटा अगर मैं करूं E तो E इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। तो v और e में डिफरेंस है। v का जो ग्राफ होता है वह हाइपरबोलिक होता है और इसका ग्राफ क्या होता है, पैराबोलिक होता है। अब इससे पूछेगा कौन v का ग्राफ है और कौन e का ग्राफ है। तो जिसका ढाल ज्यादा रहेगा, माने जो जल्दी एक्स एक्सिस को टच करेगा, कुल मिलाकर के ये बेटा ये v का ग्राफ होगा और ये वाला किसका ग्राफ होगा, e का ग्राफ हो जाएगा ना। नीचे वाला जो इसका स्लोप ज्यादा होगा ना, क्योंकि r² है तो तेजी के साथ गिरेगा ये, इसलिए आपका e वाला भी होगा। e का जो ग्राफ है जिसका स्लोप ज्यादा है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा और जिसका स्लोप थोड़ा सा स्लो है वह आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, e इलेक्ट्रिक फील्ड और v क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा। अभी कई सारे ग्राफ खींचेंगे, जैसे हम लोग e का, v का, फोर्स का, और एक डाइपोल के बीच में जो फोर्स लगता है वह कैसे काम करता है उसके बारे में डिस्कस हम लोग कर लेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ये क्या डेरिवेशन बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज किसी पॉइंट पर अगर सिचुएटेड है तो उसके द्वारा कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक बेटा, आगे बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे इस डेरिवेशंस के बारे में। हमेशा खुश रहिए। आप सबको ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। ईद सबको मुबारक हो। हमेशा खुश रहिए और खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।